अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान। दोस्तों, हर कौम को आगे बढ़ने के लिए अपने बुजुर्गों के बेहतरीन कारनामों को याद रखना बेहद जरूरी है। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाए, उस कौम को गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया जाता है। आज मैं आपके सामने बहादुरी, शौर्य, साहस, देश प्रेम और बलिदान से भरी कौम कायम खानी कौम का इतिहास लेकर आया हूँ। कौन है कायम खानी? कौन थे कायम खान? और क्या सच में कायम खानी राजपूतों के वंशज हैं या फिर कायम खानियों को इस बारे में हमेशा झूठ परोसा गया? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। मगर दोस्तों, ध्यान रहे, ये वीडियो फ्री नहीं है। आपको इस वीडियो की एक छोटी सी कीमत देनी पड़ेगी। वो कीमत क्या है, वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दोस्तों, कायम खानियों के इतिहास की शुरुआत होती है सन 1350 ईस्वी के आसपास। इस वक्त दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत थी। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद नासिर को हरियाणा के हिसार का गवर्नर बनाया हुआ था। एक बार फिरोज शाह तुगलक हिसार आया हुआ था। शाम के वक्त फिरोज शाह तुगलक जंगल में शिकार करने निकल जाता है। अचानक वो देखता है कि एक बालक एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने उस वक्त एक अजीब ही मंजर देखा। वो देखता है कि जंगल के सारे दरख्तों की छाया आम दिनों की तरह नॉर्मल बन रही है, मगर जिस दरख्त के नीचे वो बालक सोया हुआ था, उस दरख्त की छाया एक तो उल्टी तरफ बन रही थी, दूसरा वो छाया ढल भी नहीं रही थी, बल्कि बालक के ऊपर लगातार बनी हुई थी। इस मंजर को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि जरूर ये बालक कोई पीर, वली या कोई देवता है। जब वो बालक जागा तो अपने आप को सैनिकों से घिरा पाकर घबरा गया। फिरोज शाह तुगलक ने उससे कहा कि बच्चे, डरो नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। थोड़ी बातचीत करने के बाद फिरोज शाह तुगलक उस बालक को अपने साथ हिसार ले आते हैं। ये बालक था कौन? इस बात को जानने के लिए दोस्तों चलिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, आपने गोगा महाराज या गोगा पीर का नाम तो जरूर सुना होगा, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक आध्यात्मिक हस्ती मानी जाती है। गोगा महाराज चूरू के ददरेवा इलाके के चौहान वंश के राजपूत शासक थे। गोगा महाराज की 16वीं पीढ़ी में जाकर मोटेराव जी चौहान नाम के ददरेवा के एक और शासक गुजरे हैं। मोटेराव जी चौहान के 4 बेटे थे, जिनमें से करमचंद नाम का एक बहादुर जहीन बेटा भी था। यही करमचंद वो बालक था जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। चलिए दोस्तों, अब वो कहानी कंटिन्यू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जब करमचंद को अपने साथ हिसार ले आते हैं तो करमचंद के पिता मोटेराव जी चौहान को इसकी खबर मिलती है। मोटेराव जी चौहान आनन फानन में अपने जत्थे के साथ हिसार की तरफ निकल पड़ते हैं। जब मोटेराव जी चौहान हिसार पहुंचते हैं तो फिरोज शाह तुगलक उनके वेलकम के लिए दरवाजे पर ही खड़े मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोटेराव जी चौहान की ऐसी आवभगत, ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं कि मोटेराव जी चौहान उनके इस व्यवहार से बड़े खुश होते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद फिरोज शाह तुगलक मोटेराव जी चौहान से कहते हैं कि मैं आपके बेटे करमचंद को गोद लेना चाहता हूँ, मैं इसका पालन पोषण करना चाहता हूँ। फिरोज शाह तुगलक की इस बात को सुनते ही मोटेराव जी चौहान थोड़ा हैरान रह गए। सोचने लगे कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान मेरे बेटे को गोद क्यों लेना चाहता है। उनको शंका हुई कि कहीं सुल्तान मेरे बेटे को जबरदस्ती मुसलमान तो नहीं बनाना चाहते। मोटेराव जी चौहान ने फिरोज शाह तुगलक के सामने यह सवाल रख दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि हमारा धर्म इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे करमचंद के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही उनके धर्म, रीति रिवाज, जाति और उनकी परंपराओं को बदला जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के इस वादे से मोटेराव जी चौहान संतुष्ट हो गए और फिर वो करमचंद को वहीं छोड़कर ददरेवा आ गए। फिरोज शाह तुगलक भी करमचंद को सैयद नासिर के पास हिसार में छोड़कर वापस दिल्ली आ जाते हैं। कुछ सालों तक सैयद नासिर करमचंद की तालीम, शिक्षा, दीक्षा करता है और फिर 1356 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक का फरमान आ जाता है कि करमचंद को दिल्ली भेज दिया जाए। सैयद नासिर ने करमचंद को दिल्ली भेजने से पहले उनसे कहा कि तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत के सुल्तान के पास जा रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मुसलमान बन जाओ। करमचंद भी अब तक इस्लाम धर्म की महानता से प्रभावित हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर उन्होंने अपना नाम करमचंद से कायम खान रख लिया। ध्यान रहे, करमचंद कायम खान जरूर बन गए थे, मगर उन्होंने अपनी राजपूती आन बान शान को कभी नहीं छोड़ा। राजपूती रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति को उन्होंने हमेशा अपने से जोड़े रखा। यहाँ तक कि मुसलमान बनने के बाद भी कायम खान ने 7 शादियां की और उनकी 7 पत्नियां हिंदू समाज से ही थी।
फिरोज शाह तुगलक ने भी कभी कायम खान को इन चीजों से नहीं रोका। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में आपको बताया था कि मोटेराव जी चौहान के 4 बेटे थे। इन 4 बेटों में से जैन सिंह, जबर सिंह और करमचंद ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया था। बाद में इन 3 भाइयों से जो नस्ल निकली उसको कायम खान के नाम पर कायम खानी कहा गया। चलिए अब बात करते हैं कायम खान के राजनीतिक इतिहास पर। कैसे उन्होंने अपने शौर्य, साहस और काबिलियत के दम पर दिल्ली सल्तनत के विस्तार में सहायता की, कितनी जंगें लड़ी, कैसे उन्होंने हिसार पर हुकूमत की और फिर कैसे उनकी औलादों ने शेखावाटी क्षेत्र पर अपना राज जमाया। दोस्तों कायम खान जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी काबिलियत को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने उनको कई बड़े बड़े ओहदे दिए। फिरोज शाह तुगलक के साथ मिलकर कायम खान ने कई बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और फतह रहे। कई बार खूंखार मंगोलों को भी कायम खान ने अपनी बहादुरी के दम पर पराजित किया था। इसी बीच हिसार के गवर्नर सैयद नासिर, जिन्होंने कायम खान का पालन पोषण किया था, वो बीमार पड़ जाते हैं और वसीयत करते हैं कि मेरी जगह कायम खान को हिसार का गवर्नर बना दिया जाए। कायम खान हिसार पहुंचते हैं और फिर हिसार की हुकूमत उनको सौंप दी जाती है। 1398 में तैमूर लंग दिल्ली पर हमला कर देता है और मुल्तान के गवर्नर खिजर खान को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। मगर कुछ वक्त बाद ही नासिरुद्दीन महमूद शाह खिजर खान को हटाकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इस वक्त खिजर खान और कायम खान के बीच दुश्मनी थी। कायम खान ने एक जंग में खिजर खान को बुरी तरह हराया भी था, मगर बाद में समझौता हो जाता है और फिर खिजर खान कायम खान की मदद से दिल्ली पर वापस कब्जा कर लेता है। एक बार खिजर खान दिल्ली से बाहर किसी जंग में शामिल था। उसको खबर मिलती है कि कायम खान अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा करने की फिराक में है। खिजर खान कायम खान और उनके साथियों को किसी बहाने से जमुना नदी के किनारे बुलाता है और फिर धोखे से कायम खान की हत्या कर देता है। कहा जाता है कि खिजर खान ने कायम खान के शव को जमुना नदी में फेंक दिया था। दोस्तों कायम खान के 7 पत्नियों से 6 बेटे पैदा हुए, जिनमें से सबसे बड़े बेटे मोहम्मद खान पहले तो अपने पिता की शहादत के बाद हिसार के गवर्नर बने रहे, मगर फिर बाद में शेखावाटी क्षेत्र में आए और झुंझुनू रियासत की स्थापना की और वहां के गवर्नर बने रहे। कायम खान के दूसरे सबसे बड़े बेटे ताज खान के पुत्र फतेह खान थे, जिन्होंने फतेहपुर रियासत की स्थापना की और फिर वहां के गवर्नर बने। 18वीं शताब्दी तक कायम खानी नवाबों ने शेखावाटी क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा। आज इनकी औलादें कायम खानी कहलाती हैं, जो ज्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में रहती हैं। चूंकि दोस्तों कायम खानी राजपूतों से निकले माने जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि कायम खानी मुसलमानों के ज्यादातर रीति रिवाज राजपूतों से मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परंपराएं और संस्कृति समाज के हित में होती है, मगर जब यही परंपराएं समाज पर बोझ बनने लगे तब इन परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए। शादी ब्याह में ऐसी परंपराओं के चलते न जाने कितने ही गरीब परिवार जिंदगी भर के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। आपका इन परंपराओं पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कायम खानी एक मार्शल कौम है। इतिहास में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी इस कौम ने अपनी बहादुरी को साबित किया है। आज लगभग 10,000 से ज्यादा कायम खानी नौजवान भारत देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। लगभग 215 से ज्यादा कायम खानी नौजवानों ने भारत देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। 6 कायम खानियों को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए वीर चक्र से नवाजा जा चुका है। 4 को शौर्य चक्र, 5 को वीएसएम, 18 को सेना मेडल वीरता और 2 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों कायम खानी कौम सिर्फ देश सेवा में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी सबसे आगे रहती है। गरीब जरूरतमंदों की मदद करना, उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, समाज की कुरीतियों को खत्म करना, हर वो काम जिससे समाज का कल्याण हो सके, कायम खानी कौम बढ़ चढ़ कर वो काम करती है। आखिर में इस बात के साथ अपनी वीडियो खत्म करूंगा कि राजस्थान की ये भूमि बंजर जरूर है, मगर ये भूमि कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। जब तक इस भूमि पर कायम खानी जैसी कौम मौजूद है, तब तक राजस्थान की ये भूमि वीरता और बहादुरी में सबसे ऊपर नजर आएगी। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ये वीडियो फ्री नहीं है, आपको इसकी एक छोटी सी कीमत देनी होगी। वो कीमत ये है कि आपको मेरी आसिफ YT फेसबुक आईडी को फॉलो करना है और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। शुक्रिया।